नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून को समझेंगे जिसने आपदाओं से लड़ने का भारत का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। ये वो कानून है जिसने हमें सिखाया कि सिर्फ तबाही के बाद मदद पहुंचाना ही काफी नहीं, बल्कि तबाही से पहले उसके लिए तैयार रहना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही अहम सवाल से करते हैं। 2004 की उस भयानक सुनामी से पहले भारत आखिर आपदाओं का सामना करता कैसे था? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के जवाब में उस बड़ी समस्या की जड़ छुपी है जिसका समाधान ये कानून लेकर आया। आज हम इन 6 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। पहले देखेंगे कि कानून से पहले भारत की स्थिति क्या थी। फिर जानेंगे कि ये कानून बना कैसे और क्यों। इसके बाद इसके 3 स्तरीय ढांचे को समझेंगे, जमीन पर इसका असर देखेंगे, इसमें सजा के क्या नियम हैं ये जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे उस सबसे बड़े बदलाव की जो हमारी सोच में आया। तो हमारा पहला पड़ाव है अधिनियम से पहले का भारत। देखिए, ये वो दौर था जब हम आपदाओं पर सिर्फ कह सकते हैं कि रिएक्ट करते थे। मतलब कोई तबाही हो जाती थी, उसके बाद ही हम हरकत में आते थे। असल में 2 बड़ी त्रासदियों ने देश को अंदर तक झकझोर दिया था। 2001 में गुजरात भूकंप ने ये साफ कर दिया कि हमारे राहत के कामों में तालमेल की कितनी भारी कमी है, और फिर 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने तो ये साबित ही कर दिया कि अब एक राष्ट्रीय स्तर के मजबूत ढांचे के बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता। मतलब 2005 से पहले हमारा तरीका बिखरा हुआ था और सारा का सारा ध्यान सिर्फ आपदा के बाद राहत पहुंचाने पर ही टिका था। यहाँ पर सोच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। पुराना तरीका था सिर्फ राहत पर आधारित, यानी तबाही होने के बाद मदद पहुंचाना। लेकिन नई सोच थी रोकथाम और तैयारी की, यानी आपदा आने से पहले ही उससे निपटने का पूरा प्लान बनाना। पहले जहां कोशिशें बिखरी बिखरी सी थी, अब वहां एक संगठित, एक इंटीग्रेटेड कमांड की व्यवस्था है। और सोच के इसी जबरदस्त बदलाव ने जन्म दिया एक नए और बहुत ही शक्तिशाली कानून को, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो आखिर ये कानून है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये भारत की संसद का बनाया एक केंद्रीय कानून है। इसका सीधा सा मकसद है आपदाओं का असरदार तरीके से प्रबंधन करना। ये सिर्फ कोई एक नियम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा सिस्टम है जो आपदा के हर पहलू से निपटने के लिए बनाया गया है। ये तारीख 23 दिसंबर 2005 भारत के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ये ऐतिहासिक कानून लागू हुआ और भारत में आपदा प्रबंधन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। अब आते हैं इस कानून के दिल पर, यानी इसके 3 स्तरीय प्रबंधन ढांचे पर। सबसे बड़ा सवाल यही तो होता है कि आपदा के समय जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन इंचार्ज होगा। चलिए इसे समझते हैं। इस कानून ने जिम्मेदारियों का एक बिल्कुल साफ सुथरा ढांचा तैयार किया जो 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है एनडीएमए, जिसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री के पास होती है। फिर हर राज्य के स्तर पर है एसडीएमए, जिसे उस राज्य के मुख्यमंत्री संभालते हैं। और जमीनी स्तर पर सबसे जरूरी है डीडीएमए, जिसके प्रमुख होते हैं जिलाधिकारी, यानी कि डीएम। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर एक स्थानीय जिलाधिकारी तक आदेश और एक्शन की एक सीधी और साफ चेन बन गई है। इससे किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती और एक्शन बहुत तेजी से होता है। चलिए, ये तो हुई कागजों की बात। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि इस कानून का जमीन पर असल में असर क्या हुआ, मतलब हकीकत में इसने क्या-क्या बदला। मोटे तौर पर देखें तो 4 बहुत बड़े और अहम बदलाव आए। पहला, अब हर स्तर पर नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपदा से निपटने की पक्की योजनाएं बनती हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का गठन हुआ। तीसरा, राहत के कामों के लिए खास तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे फंड बनाए गए। और चौथा, सरकार को ये कानूनी ताकत मिल गई कि वो संकट के समय निजी संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सके। और हाँ, एनडीआरएफ का जिक्र तो अलग से करना ही होगा। नारंगी वर्दी में ये जो प्रशिक्षित जवानों की टीमें हैं ना, जो किसी भी आपदा में सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती हैं, वो इसी कानून की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद देन है। देखिए, कोई भी कानून तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसे न मानने वालों के लिए सजा और जवाबदेही तय न हो। तो आइए अब देखते हैं कि इस कानून में नियम तोड़ने पर क्या सजा रखी गई है।
इस कानून को गंभीरता से लागू करने के लिए काफ़ी सख्त सज़ा के प्रावधान भी हैं, जैसे किसी सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने पर धारा 51 के तहत 1 साल तक की जेल हो सकती है। राहत के नाम पर कोई झूठा दावा करे तो धारा 52 के तहत 2 साल तक की जेल, और जो बहुत ज़रूरी है, अफवाह या झूठी चेतावनी फैलाने पर धारा 54 के तहत 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े और आखिरी पड़ाव पर। इस कानून ने भारत की तैयारी को एक नई परिभाषा दी। इसने हमारी पूरी सोच को ही बदल के रख दिया। ये एक लाइन इस पूरे कानून का निचोड़ है कि ये कानून भारत को रिएक्टिव यानी घटना के बाद जागने वाले देश से प्रोएक्टिव यानी घटना से पहले ही तैयार रहने वाला देश बनाता है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। इसका सबसे ताज़ा और शायद सबसे बड़ा उदाहरण हम सबने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा। देश भर में लॉकडाउन लगाने से लेकर स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे नियमों को लागू करने तक के लिए इसी कानून की शक्तियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। ये दिखाता है कि ये कानून सिर्फ बाढ़ या भूकंप तक ही सीमित नहीं है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, कोविड-19 के अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। क्या अब इस कानून को भविष्य की ऐसी ही किसी अनजानी चुनौती के लिए और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का समय आ गया है?